अच्छा देखो, हम लोगों ने गुड्स रिटर्न और डिस्काउंटिंग की एंट्री सीखी थी। ठीक है, गुड्स रिटर्न की तो एंट्री हमारी हो गई थी सारी। अब हम डिस्काउंटिंग की करें तो डिस्काउंटिंग में ही हमारा गुड्स रिटर्न वाला पार्ट भी आ रहा था। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे करने को, और कुछ हमने यहाँ पे भी करे थे। है ना। हम एक चीज पढ़ने जा रहे हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस। सर पर्सनल एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग कैसे करते हैं? पहले तो सर उसकी अकाउंटिंग करने से पहले ये समझ लेते हैं कि पर्सनल एक्सपेंसेस होते क्या है। मुझे एक बात बताओ, हमने अपने अकाउंट्स की क्लास के फर्स्ट डे पे एक चीज सीखी थी, और वो क्या थी कि सर हम जो अकाउंटिंग करते हैं ना सर, वो हम किसकी करते हैं? बिजनेस की करते हैं, ओनर की नहीं करते। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ओनर की अकाउंटिंग हम नहीं करते। ठीक है, तो सर अब अंतर क्या है? अब सर अंतर ये है, भले ही आप ओनर की अकाउंटिंग नहीं करते हो, पर मेरे को एक बात बताओ, मेरे को आप लोग एक बात बताना। मान लो जैसे मेरी ये कोचिंग क्लासेस है, ठीक है, मैंने लिख दिया ए लिमिटेड। मान लो मेरी ये कोचिंग क्लासेस है, मेरी कोचिंग क्लासेस का नाम है। ठीक है, अब मैंने करा क्या, मैं मान लो मेरा तो ये बिजनेस है, अब ये मेरा बिजनेस है, मैं अपने इस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मान लो ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैं मान लो मैंने तन्वी को ट्यूशन पढ़ाया, ठीक है, मेरे से मानवी पढ़ रही है, ठीक है, और कोई बच्चा पढ़ रहा है एक्स वाई जेड, ठीक है। अब ये सब लोग मेरे साथ जो भी हम लोगों की आपस में ट्रांजेक्शन हो रही है, वो मेरे बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। मतलब मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, और आप मेरे को उसके बदले पेमेंट कर रहे हो। आप मेरे को उसके बदले क्या दे रहे हो? फीस दे रहे हो। ठीक है सर, ये हो गई मेरी बिजनेस की ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब मान लो, अब एक बात सोचो, देखो अभी तक ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हो, अब मैं आपको सर्विसेज जो दे रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन मैं आपके साथ सारे आपको पढ़ा रहा हूँ, कर रहा हूँ, हर एक चीज कर रहा हूँ। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा एक और चीज अज्यूम करूँ कि मान लो आप मेरे से ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे, आप मेरे पास ऑफलाइन पढ़ने आ रहे हो। ठीक है, आप क्या करने आ रहे हो? मेरे पास ऑफलाइन पढ़ने आ रहे हो। तो अब सर ऑफलाइन पढ़ने में आप अगर मेरे पास आओगे, तो सर मैं उसमें क्या करूंगा, मैंने आपको मान लो अपने नोट्स दिए। नोट्स कैसे? मैंने आपको प्रिंटेड नोट्स दिए। ठीक है, अब सर प्रिंटेड नोट्स थे, आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो, मैंने आपको दिए। बिल्कुल सही बात है, ये मेरा बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अब ऐसे ही एक बात सोचो, मेरी एक छोटी बहन है। ठीक है, कौन है? मेरी एक छोटी बहन है। अब देखो, अगर मैं, मेरा जैसे कोचिंग का काम है, सब कुछ है, तो देखो ऑब्वियसली मैं जिस इंसान से अपने नोट्स प्रिंट कराता हूँ, जिससे मैं अपना प्रिंटिंग का काम कराता हूँ सर, कहीं ना कहीं उसके साथ मेरा अब एक बॉन्ड बन गया, उसके साथ अब मैं सालों से प्रिंट कराते आ रहा हूँ, तो मुझे कोई भी छोटा मोटा काम होगा, कुछ भी काम होगा, मैं अपने प्रिंटिंग का उसी से कराऊंगा। ठीक है, मेरा क्योंकि अब उसके साथ एक रेगुलर नेचर की ट्रांजेक्शन हो गई उसकी और मेरी। पिछले साल, 2 साल, 3 साल से हम दोनों आपस में एक दूसरे से काम करवा रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या सर, एक दिन मेरी बहन को ही कुछ उसके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ उसके स्कूल के अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह थे, सर उसे उसका प्रिंट आउट निकलवाना था। ठीक है, अब उसने मेरे से बोला कि भैया आप जो है ना, मेरा ये, मैं आपको प्रोजेक्ट वगैरह कुछ पीडीएफ शेयर करूंगी और आप इनका प्रिंट निकलवा देना। सर अब मैंने क्या करा, मैंने कहा ठीक है मेरे को भेज दियो, मैं उससे निकलवा दूंगा। अब सर छोटा सा ही प्रिंट था, मैं कह रहा हूँ 10 रुपए का पेज था। ठीक है, 10 रुपए का प्रिंट आउट था। सर मैंने क्या करा, उसने मेरे को पीडीएफ भेजी, और मैंने आगे जो मेरा ये प्रिंटिंग वाला था, जो ये बंदा था, मैंने इसको भेज दिया। इसने प्रिंटिंग कर दी, इसने प्रिंटिंग करके मेरे को क्या दे दी? मेरे को प्रिंट आउट दे दिया। ठीक है सर, इसने मेरे को प्रिंट आउट दे दिया। बहुत छोटी सी कहानी है, ओवरव्यू समझो क्या हुआ। सर मेरा कोचिंग सेंटर है, मैं आप सबको पढ़ाता हूँ, और मैं आपको नोट्स वगैरह जो प्रिंट कराता हूँ, तो मेरी किसी एक, जो मेरा पार्टनर है, जो एक मेरा बिजनेस पार्टनर है, जिसके साथ मैं प्रिंटिंग वगैरह का, स्टेशनरी का काम करवाता हूँ सर, रेगुलर नेचर में मैं उससे काम करवाते रहता हूँ। तो मुझे कभी भी छोटा मोटा कोई भी खर्च आएगा प्रिंटिंग रिलेटेड, तो मैं उसी को भेजूंगा और उसी से सामान मंगवाऊंगा। क्योंकि एक रेगुलर एक ट्रस्ट बन जाता है, चीजें बन जाती है कि हाँ मुझे पेमेंट करनी होगी, सेटल करनी होगी, उससे मेरे पे भरोसा है, मुझे उस पर भरोसा है, वो मेरे को अच्छी सर्विस देगा, सारी चीज। तो ऐसे ही मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरी बहन ने मेरे को एक पीडीएफ भेजी कि भैया आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के ले आना। मैंने कहा ठीक है, मैं उससे, मैं मेरे जानने वाला है, मैं उससे निकलवा दूंगा। अब सर हुआ क्या, ये तो ट्रांजेक्शन हो गई, मैंने उसको भेजा, 10 रुपए का काम था सर, छोटा था, मैं तो कोई बड़ी अमाउंट ले ही नहीं रहा, 10 रुपए की छोटी सी अमाउंट थी। उस बंदे ने प्रिंट आउट निकाला और मेरे को दे दिया, मैंने घर जाके अपनी बहन को दे दिया। ठीक है सर, ट्रांजेक्शन हो गई यहाँ पे खत्म, इतनी सी ही ट्रांजेक्शन थी। अब सर इसमें इफेक्ट क्या पड़ा? सर 10 रुपए की बात थी, आपने बतानी इतनी बड़ी कहानी सुना दी। सर कहानी 10 रुपए की नहीं है, और मसला 10 रुपए का नहीं है, मसला है सही और गलत का। क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है? सर क्या मैंने अपनी सिस्टर का कोई अपना पर्सनल, कोई अपने घर का खर्चा, कोई मैंने अपना घर का काम अपने बिजनेस के किसी बंदे से, या अपने बिजनेस की किसी पार्टी से जिससे मैं परचेज करता हूं उससे करवाया, तो क्या ये गलत था? सर कुछ गलत नहीं था। सर प्रिंट आउट उससे निकलवाना जिससे मैं रेगुलर का काम करवाता हूं, मैंने उससे काम करवाया, बिल्कुल गलत नहीं है सर। कोई भी इंसान किसी से कुछ भी काम करवाए, उसने मेरे को प्रिंट आउट दिया, क्या कुछ गलत है? सर कुछ गलत नहीं है। ठीक है, अब सर अंतर कहां आएगा? अंतर इस चीज में आएगा, आज तो उसने मेरे को प्रिंट आउट दी थी, एक हफ्ते बाद सर हुआ क्या, 1 वीक्स लेटर, थोड़ा सा कहानी एक हफ्ता आगे बढ़ा। सर एक हफ्ता बाद मेरा जितने भी पिछले उसके पास पुराने पेंडिंग बिल्स वगैरह पड़े थे, मैंने वो सारे बिल सेट ऑफ करने थे उसको। एक हफ्ते बाद हुआ क्या, मान लो मेरे पास उसके जो है 10,000 रुपए के बिल इकट्ठे हो गए थे। सर कितने रुपए के? 10,000 रुपए का मेरे उससे बिल थे, जो मेरा उस पर क्रेडिट था, जो मेरा उस पर, जो मैंने उससे उधार लिया हुआ था। अब सर हुआ क्या, मैं गया पेमेंट करने, मैंने पेमेंट करी, और पेमेंट करके मैंने सर ये जो पूरा का पूरा खर्चा है, मुझे बताओ मैंने पूरा का पूरा खर्चा बुक्स में दिखाया होगा? क्योंकि सर मैंने पेमेंट अपने बिजनेस से ही करी है, ट्रांजेक्शन बिजनेस की ही है।
ठीक है सर, ये पूरे 10,000 रुपए मैंने आके अपने बिजनेस में ए लिमिटेड में फटाफट जर्नल खोली और एंट्री मार दी, क्या, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर क्या एंट्री मारी मैंने, एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं सर, मैंने एंट्री क्या मारी, मैंने एंट्री मारी सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। ठीक है, ये सब कुछ सारा काम ये मैंने कर दिया, बिल्कुल सिंपल सी चीज है सर। 10,000 रुपए मेरे उसके आज तक बच रहे थे और मैंने उसे पे कर दिया। अब सर इसके बाद दिक्कत कहाँ आएगी, सर दिक्कत इस चीज में आएगी, मैं कुछ टाइम बाद अपनी बुक्स ऐसी देखने बैठा और मुझे दिखा कि अच्छा सर ये जो इसमें 10,000 के अमाउंट में ना एक 10 रुपए का खर्चा है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो मेरा अपना मेरे घर का खर्चा, भले ही मैं ओनर हूं, पर हो सकता है सर मैंने अपने घर के किसी खर्चे की पेमेंट, चाहे उसकी कीमत 1 रुपए हो 10 रुपए हो, सर मैंने बिजनेस के अकाउंट से या बिजनेस के कैश से कर दी होगी, चाहे यहाँ टू बैंक लिखूं चाहे सर यहाँ टू कैश लिखूं। बात यह है कि पेमेंट बिजनेस से हो गई, और हो गई तो सर किसी ने कुछ गुनाह नहीं करा, इतना बात आप अपने दिमाग में क्लियर रखना। पर अब अगर सर ये पेमेंट हो गई तो इस पेमेंट की अकाउंटिंग कैसे देनी चाहिए, क्या मैं इस 10 रुपए को इस 10,000 में ही रहने दूं या सर इसकी अकाउंटिंग कुछ अलग करूं, आप लोगों को क्या लगता है? सर अलग होनी चाहिए। कुछ अलग होना चाहिए, तन्वी क्या लगता है आपको? यस सर, अलग होना चाहिए। अलग होना चाहिए। अच्छा, तो देखो अगर हम बात कर रहे हैं ना अलग होना चाहिए, तो सर अब अलग कैसे होगा? सर अलग इतना होता है कि सर ये जो खर्चा है ना, हम इस खर्चे को अपनी बुक्स में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सर ये खर्चा बिजनेस का है ही नहीं। बात समझो मेरी, थोड़ा सा डरेस करना मुश्किल हो सकता है कि सर ये तो 10 रुपए की बात है, सर हो गया, कौन 10-10 रुपए छाटते बैठता है? सर कोई छाटे ना छाटे वो बात की बात है, मैं उस बात पे बात ही नहीं कर रहा कि कोई 10-10 रुपए ढूंढते बैठेगा, नहीं ढूंढते बैठेगा, वो उसकी हेडेक है, वो अपने बिजनेस को कैसे चला रहा है। पर कानून क्या कहता है, पर हमारा लॉ क्या कहता है, पर हमारी अकाउंटिंग टर्म्स क्या कहती है? सर हमसे हमसे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि नहीं सर, जो चीज पर्सनल खर्चा है वो बुक्स में कभी भी खर्चों में नहीं आ सकता। बुक्स में रिकॉर्ड जरूर हुआ है क्योंकि पैसा तो कैश से या बैंक से गया है, तो सर वो रिकॉर्ड कैसे होगा? सर जो भी खर्चा, आप ये बात मेरी नोट कर लेना, अभी मतलब अभी ऐसे नोट मत करना, वैसे बता रहा हूँ, इस चीज पे गौर करना कि सर जो भी पर्सनल एक्सपेंस, कोई भी पर्सनल एक्सपेंस, सर ये तो मैंने प्रिंटिंग स्टेशनरी बोल दी, मतलब सर मैं बता रहा हूँ छोटे से छोटा कोई भी खर्चा, सर प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गई, सर ओनर की गाड़ी में आपको तेल डलवाना पड़ गया, पेट्रोल, मालिक की गाड़ी में तेल डल रहा है सर, सर मालिक के घर का बिजली का बिल जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल घर का, ठीक है, सर मालिक का अपना लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जा रहा है, ठीक है, सर मालिक के बच्चों का कुछ जा रहा है, कुछ भी जा रहा हो सर, मालिक के बच्चों की स्कूल की फीस जा रही होगी, स्कूल की फीस कोई मेरे बिजनेस की तो नहीं होगी, मेरा बिजनेस तो स्कूल में नहीं पढ़ता ना सर, मालिक के बच्चे पढ़ते होंगे ना, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन बताएगा कि सर ये एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंस है, सर आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। अगर आपको कहीं एंट्री में लिखा दिख गया स्कूल फीस पेड ऑफ दिस 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 पर्सन, पहले तो हो सकता है वो नाम ऊपर आपके क्वेश्चन से मैच करता हुआ होगा कि ये आपका बिजनेस है नरेश एंड सन्स और नरेश एंड सन्स के बच्चों की स्कूल की फीस गई है, पर सर फिर भी अगर ना लिखा हो, थोड़ा सा हमारे को दिमाग लगा के हम डायरेक्टली, सर अगर आप ऐसे अकाउंटिंग करोगे ना अपनी लाइफ में कि सर स्कूल फीस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सर ये तो रटने वाली बात है, आप कुछ नहीं कर रहे, आप अकाउंट समझ नहीं रहे, आप तो बस डेबिट और क्रेडिट समझा और आपने एंट्री मार दी। सर अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिखा है अगर स्कूल फीस, तो सर बिजनेस स्कूल में नहीं पढ़ता होगा। सर अगर LIC लिखी है, सर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे ध्यान देना, इंश्योरेंस दो तरीके के हो सकते हैं, इंश्योरेंस बिजनेस का भी हो सकता है, कैसे? सर मेरा स्टॉक है, मेरे टीवी सेट्स मैंने खरीद रखे हैं, मैंने उनका फायर इंश्योरेंस करा रखा है। इंश्योरेंस वर्ड का मतलब पता है आप लोगों को? इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब पता है? थोड़ा थोड़ा मतलब ऊपर ऊपर सा आइडिया होगा कि सर हम जो हमारे गुड्स, हमारी कोई भी चीज हो गई, मेरा व्हीकल हो गया, व्हीकल इंश्योरेंस भी आप लोगों ने सुना होगा कि सर कल को अगर हम क्या करते हैं, हर महीने आपके पापा आपके आपके जो भी व्हीकल होगा उसका इंश्योरेंस प्रीमियम देते होंगे कि सर कल को अगर उस व्हीकल का बाय कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ पार्ट बिल्कुल खत्म हो गया, कुछ बात हो गई, तो सर उस टाइम पे मैं इंश्योरेंस कंपनी से पैसा क्लेम करूंगा और वो मेरे को मेरा वो चीज ठीक करा के देगी। ऐसी सर बिजनेस में, हाँ ऐसी सर बिजनेस में ओनर अपने स्टॉक के लिए भी इंश्योरेंस रखता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक के लिए इंश्योरेंस होता है और वो बिजनेस का ही खर्चा है। अगर कोई इंश्योरेंस बिजनेस के लिए हो रहा है, सर बिजनेस के स्टॉक का इंश्योरेंस हो गया, कोई बिजनेस का ही व्हीकल है, मान लो मेरा कोई काम ऐसा, मुझे टेम्पो खरीदना पड़ गया परमानेंटली, तो सर मेरा बिजनेस का ये टेम्पो है, उसका कोई खर्चा है, सर वो बिजनेस में ही आएगा। इंश्योरेंस अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो सर वो बिजनेस के खर्चों में ही आएगा। बिल्कुल मैं क्लियर को, आप कभी भी सर सेट ऑफ आइटम्स याद मत करना कि सर इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल में ही जाता है, सर बिजली का बिल पर्सनल में ही जाता है, नहीं सर, ट्रांजैक्शन को समझना वो है किस चीज का। बिजली का बिल घर का है तो पर्सनल एक्सपेंस है, बिजली का बिल दुकान का है तो सर वो दुकान का बिजनेस का खर्चा है, ठीक है। ऐसे सर इंश्योरेंस बिजनेस का है तो वो बिजनेस का खर्चा है। पर मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों ने सुना है लाइफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस कभी किसी ने सुना है? दोनों में से टर्म। यस सर। सर लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है अपनी जिंदगी का इंश्योरेंस।
कि मतलब इंसान अपना लाइफ इंश्योरेंस करा के रखता है कि उसके मर जाने के बाद, उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद उसके आने वाली जनरेशन को कोई परेशानी ना हो, कोई कमी ना हो। इस वजह से हम हमारे हर किसी के माँ बाप सब लोग अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा के रखते हैं ज्यादातर, कि सर अगर भगवान ना करे उन्हें कभी कुछ हुआ तो हमारे पास किसी चीज की कमी ना रहे। तो सर मुझे बताता, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का हो सकता है कि सर बिजनेस मर जाएगा तो उसके बच्चों को कभी नुकसान ना हो? नो सर। सर लाइफ इंश्योरेंस कभी बिजनेस का नहीं होता। अगर इसलिए आपको क्वेश्चन में लिखा दिख जाए लाइफ इंश्योरेंस, सर लाइफ इंश्योरेंस किसका होगा? बिजनेस की लाइफ नहीं होती है, बिजनेस लिविंग थिंग नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस उन्हीं का होता है जो जिंदा होते हैं, ह्यूमन बींग्स का होता है लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी आपको क्वेश्चंस में, और ये चीज आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखने को कोई नहीं बोलेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी। तो सर अब मैं बात कर रहा था कि सर ये तो सर आपने पता नहीं कहाँ इंश्योरेंस इंश्योरेंस कहाँ का लेगा, कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर दी, छोड़ दो, भूल जाओ, जब क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। सर अभी यहीं पे पढ़ो जहाँ पे आप थे। क्या? कि सर कोई भी अगर पर्सनल खर्चा हुआ है बिजनेस के पास से, बिजनेस से गया है, सर हो सकता है क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख दे कि दिस पर्सनल एक्सपेंस या हाउस रेंट ऑफ मिस्टर ए हु इज ओनर इज पेड बाय मिस्टर ए हिमसेल्फ। तो सर ए का खर्चा था, ए ने खुद से ही अपने पास से पेमेंट कर दी, इसमें तो बिजनेस में कुछ हुआ ही नहीं। सर मैं उसको खर्चे को बिजनेस में तो तब लाऊंगा जब पैसा बिजनेस से गया हो, जब खर्चा बिजनेस से हुआ हो। तो सर क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे देगा आपको। बहुत बार ऐसा हो सकता है आपको दे दे कि मिस्टर ए के बच्चों की ट्यूशन की फीस थी जो मिस्टर ए ने भर दी, तो सर इसमें वो कोई अकाउंटिंग एंट्री ही नहीं होगी, आप सिंपल लिखोगे नो अकाउंटिंग एंट्रीज टू बी पास्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिंपल। क्वेश्चन के बहकावे में नहीं आना है हमारे को, क्वेश्चन हमारे को नहीं चलाएगा, हम क्वेश्चन को चलाएंगे। सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्या लिखना है? नो अकाउंटिंग एंट्री इज टू बी पास्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर कोई एंट्री, अगर कोई खर्चा, कोई ट्रांजेक्शन बुक से हुई ही नहीं है तो सर उसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री पास ही नहीं होगी। आप प्रॉपर अपना जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे और उसमें लिखोगे पर्टिकुलर्स वाले एरिया में कि सर क्या लिखोगे, नो अकाउंटिंग एंट्री इज टू बी पास्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अच्छा यहां समझो। सर ये पर्सनल खर्चा हो गया, तो क्या सर जब भी पर्सनल खर्चा हुआ है, मुझे एक बात बताओ, ओनर अगर बिजनेस से पैसा निकालता था तो हम कौन सा अकाउंट लेके आते थे? ड्राइंग अकाउंट। तन्वी आप बताओ। पर्सनल। नहीं पर्सनल नहीं, वो तो आप नेचर ऑफ अकाउंट्स में चलेगा, मुझे अकाउंट का नाम बताओ। जब भी कभी ओनर बिजनेस से पैसा निकाल लेता था, ओनर कुछ लेके चले जाता था, तो कौन सा अकाउंट लेके आते थे हम? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट से तो कम, कैपिटल अकाउंट तो बिल्कुल सही बात है कि कैपिटल अकाउंट आता है जब ओनर बिजनेस में पैसा लेके आता है, तो हम बिल्कुल उसमें कैपिटल अकाउंट को अपनी लाइबिलिटी मान के क्रेडिट कर लेते हैं। पर मैंने बोला था कि जब कभी वो पैसा लेके जाता है बिजनेस से, तो जाने के लिए विड्रॉ, विड्रॉ करने के लिए कौन सा अकाउंट है तन्वी? ड्राइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना सर, हम यूज करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट का। अब सर आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप लोगों का भी डाउट आ सकता है कि सर ड्रॉइंग्स तो हम तब कहते हैं ना अगर उसने बिजनेस से पैसा विड्रॉ करा होता, लेकिन सर उसने तो बिजनेस से पैसा पे कर दिया स्कूल फीस को। सर वो सब बिजनेस नहीं जानता। आप एक बात बताओ, आपने बिजनेस की कैश की ड्रॉर में से कैश निकाला, बिजनेस को नहीं पता सर आप ड्राइंग कर रहे हो या आप कोई खर्चा पे करने जा रहे हो, वो तो बिजनेस को पता ही नहीं ना सर, वो तो आपको पता है। बिजनेस को तो बस इतना पता है कि मेरे पास से कैश गया, मालिक ने मेरे बैंक अकाउंट से रुपए काट लिए, बिजनेस को सिर्फ इतना पता है सर। बिजनेस को बहुत लिमिटेड पता है, बिजनेस को सिर्फ अपनी दुकान तक का पता है। तो उसकी दुकान के अंदर क्या हुआ, उसकी दुकान के अंदर आपने ड्रॉर में से कैश निकाला। अब जब आप बाहर चले गए तो दुकान का आपसे नाता टूट गया, आपने बाहर जाके वो पैसा कहीं भी किसी को भी दिया, दुकान को नहीं पता सर। तो इसलिए कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी आपने अगर कोई पर्सनल खर्चा बिजली के बिल का करा हो, सर इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट कोई क्रिएट नहीं होगा। सर आपने बच्चों की ट्यूशन फीस भरी हो तो सर फीस अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। सर आपने मालिक की गाड़ी में पेट्रोल डलवाया हो, सर कोई पेट्रोल अकाउंट नहीं बनेगा। सर कोई प्रिंटिंग स्टेशनरी का अकाउंट उसके वजह से नहीं आएगा, क्योंकि सर बिजनेस को नहीं पता। आप बिजनेस के हिसाब से सोच के चलना है कि आप खुद दुकान हो, सर मालिक पैसा लेके चला गया, आपको नहीं पता है ये चीज कि वो क्या करेगा। तो सर हमेशा 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 सिर्फ एक अकाउंट आएगा। मतलब ये तो बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत होगी, किसी को भी दिक्कत होगी कि सर अकाउंट क्या बनना चाहिए। सर अगर कहीं आपको दिख रहा है बिजनेस से पर्सनल खर्चा हुआ है तो सर सीधे सीधे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों? क्योंकि ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कब करता है, जब बिजनेस पैसा लेके, जब ओनर के पास पैसा बिजनेस से जाता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट ही करते हैं हमारे बार उस केस में। ठीक है, डेबिट करने का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी हमारी कम होती है। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू में क्या आएगा सर, अगर बिजनेस के पास से पैसा गया है कैश, तो कैश, कैश अकाउंट भी आ सकता है, बैंक अकाउंट, ये तो आएगा जरूरी। क्यों? अब सर इसका हमने बिजनेस पे इंपैक्ट क्यों लिया, क्योंकि सर बिजनेस के कैश तो कम हुआ है ना, बिजनेस का बैंक तो कम हुआ है ना, तो उससे अकाउंटिंग तो करेंगे। वो अकाउंटिंग ऐसे होगी, वो अकाउंटिंग ऐसी होगी।
लेकिन सर आपको यहाँ पे नरेशन में प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा बीइंग स्कूल फीस। ये सर बीइंग वर्ड को थोड़ा सा ना अपने यूज में डाल लो। मुझे पता है तुम लोगों ने बहुत लोगों ने मतलब तुम लोगों ने यूज कभी करा नहीं है, मैंने क्योंकि प्रॉपर्ली कभी बताया नहीं था इस चीज को। पर सर मान लो आपने गुड्स परचेज करे हैं, तो बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स सोल्ड। सर ऐसे यहाँ अगर स्कूल फीस पे करी होगी तो बीइंग स्कूल फीस पेड, बात खत्म। सर पता है मैं आपको शुरुआत में 5 मिनट में बहुत आराम से बता सकता था कि बेटा अगर पर्सनल एक्सपेंस आएंगे तो आपको ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करना है और कैश और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है। इतना ही होना है, क्योंकि हर एक केस में इतना होना है। बहुत आराम से बता सकता था, लेकिन सर ये 20 मिनट की कहानी मैंने बताई इसलिए ताकि आपके दिमाग में साफ साफ रहे कि सर खर्चा कुछ भी हो अकाउंट नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना है, रीजन के साथ बताया है मैंने, इसीलिए मैं आपको बहुत आसानी से ये चीज बता देता बिना अपना ज्यादा टाइम वेस्ट करे कि बस ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करो, कैश बैंक अकाउंट को क्रेडिट करो, ठीक है। पर ये कहानी बतानी जरूरी थी ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल साफ साफ बैठे कि हाँ सर नहीं ही लाना है, सर हमारे को रीजन भी पता है क्यों नहीं लाना है। कोई आपसे पूछे तो आपके पास रीजन होना चाहिए सर। मैं नहीं चाहता आप किसी के रटी रटाई बातें पढ़ो। कोई आपसे पूछे कि क्यों इन खर्चों का हम नाम अपनी बुक्स में नहीं लिखते, सर आपको पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि सर हम अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं। बिजनेस के बाहर जाके उस पैसे का कैसे इस्तेमाल हो रहा है बिजनेस को नहीं पता, साफ नहीं पता बिजनेस को, इसलिए करते हैं सर हम ड्राइंग अकाउंट का यूज, ठीक है। अगर आपने अभी नोट नहीं करा अपने पर्सनल एक्सपेंस वाले पेज में, कुछ ही पूरी बड़ी कहानी नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जितना आपका ये पोर्शन है सिर्फ इसको नोट कर लो। कि सर कुछ भी पर्सनल एक्सपेंस के थोड़े से एग्जांपल लिख लेना। प्रिंटिंग स्टेशनरी कुछ हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल घर का हो सकता है, मेंशन कर देना। बच्चों की स्कूल फीस हो गई, एलआईसी का प्रीमियम हो गया, कोई ओनर का इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, तो सर उस केस में एंट्री आपके पास होती है ड्राइंग अकाउंट टू कैश बैंक। नोट करो फटाफट, अगर नोट नहीं करा है तो। ये सर मुझे इसलिए बताना जरूरत है क्योंकि आपके क्वेश्चंस में भी ये पार्ट आना शुरू हो गया। आपके इन क्वेश्चंस में आया भी था बल्कि इंश्योरेंस प्रीमियम का पार्ट। तन्वी नोट कर लिया? करो 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 फटाफट नोट करो। और मुझे पता बहुत ज्यादा समझ आ रहा है, पानी पी लो जरा फटाफट से, सब पानी पियो, फिर मैं इसके आगे क्वेश्चन फटाफट शुरू कर रहा हूँ। सर नरेशन में हम सिर्फ बीइंग कैश पेड लिखेंगे या फिर जिस पर्सन को हमने पे किया है उसका नाम भी लिखेंगे टू दिस उसका नाम पर्सन? लिखो, उसका नाम लिखो। हाँ, बीइंग कैश पेड टू महेश, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम महेश। बाय चेक ये भी लिखना है, अगर चेक से हुआ है तो बाय चेक भी मेंशन करना है? अगर चेक से हुआ है तो हाँ मेंशन करो ना उसमें। बस बीइंग ऐड करना है, बाकी तो हाँ बाकी सब नॉर्मल है, जैसे मान लो आपने कैश में पेमेंट करी, आप सिंपल लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है। सिंपल चीज है। अगर आपने किसी से क्रेडिट पे माल लिया था कोई, तो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम महेश। ऑन क्रेडिट या ये वो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस होता है कि आपकी एक नरेशन जानी चाहिए कि कोई एक बंदा ऊपर ऊपर से देख के समझता है कि हाँ ये सर ट्रांजेक्शन कहना क्या चाहती है, ठीक है ना। तन्वी हो गया नोट? Yes, sir. हो गया? मानवी आपने कर लिया नोट? चलो ठीक है, फटाफट से आओ आगे बढ़ो। सर हाँ, हम इस क्वेश्चन पे थे और सर हम इस क्वेश्चन पे कर क्या रहे थे। सर इस क्वेश्चन की एंट्रीज मैं कुछ आपको बता रहा था और आप लोग आ जाओ जरा फटाफट से, क्योंकि आप लोगों को पता है, मुझे नहीं पता भी आप लोगों को कितना रियलाइज हो रहा है नहीं हो रहा, पर सर आप लोगों को नॉर्मल जर्नल एंट्रीज करनी आ गई है। आप लोगों को जो आपको देखो, आप पता है होगा क्या आप लोगों के साथ, आप जिस स्टेज पे हो आपको 100 वाली स्टेज मुश्किल लगेगी। आप जैसे अगले स्टेज पे मैं आपको तब लेके चले जाऊंगा, जैसे ही लेके जाऊंगा आपको पिछली वाली स्टेज आसान लगेगी। जब मैंने आपको सबसे पहले रिटर्न की एंट्री करवाई थी, आप सबको दिक्कत आ रही थी। रिटर्न समझाने के बाद मैं आपको गुड्स डिस्काउंटिंग पे लेके आया, जब तक मैं आपको गुड्स डिस्काउंटिंग पे लेके आया आप सबकी रिटर्न की एंट्रीज बिल्कुल सही हो गई। अब आपको वो चीज समझ में आने लगी। अब गुड्स डिस्काउंटिंग पे हो, अब इसके बाद मैं आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शंस पे या बैड डेट्स पे लेके जाऊंगा। सर फटाफट से जर्नल में हम सारे जितने कंसेप्ट्स होते हैं ना अकाउंटिंग के, उन कंसेप्ट्स खत्म कर देंगे, किस किस तरीके की ट्रांजेक्शंस हो सकती है। उसके बाद तो सर बस फटाफट आपके सारे चैप्टर्स निकलेंगे। मेन जो सारा टाइम लग रहा है जर्नल पे लगना है, बाकी सारे चैप्टर्स तो आपको इस तरीके से समझ में आएंगे। जर्नल में ही आप बाकी सारे चैप्टर समझ लोगे, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ पे आओ, ये आएगा आपका April 10। ये क्या कह रहा है, प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम, अच्छा नहीं April 10 की दूसरी वाली ट्रांजेक्शन पढ़ो, इंश्योरेंस वाली। April 10 में 2 ट्रांजेक्शन है ना, इंश्योरेंस वाली। क्या कह रहा है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, ठीक है। तो सर जब कुछ नहीं लिखा तो मैं क्या मानूंगा, इंश्योरेंस नॉर्मल मेरे बिजनेस का इंश्योरेंस होगा तभी बिजनेस से पे हुआ है। क्या मानूंगा मैं, कोई चीज मेरे बिजनेस से पेमेंट हुई है सर, या तो मुझे क्वेश्चन बताए कि वो पेमेंट पर्सनल एक्सपेंस की है या वो पेमेंट ओनर की है। जैसे यहाँ आप देख के चलो, ओनर का नाम क्या है, ओनर का नाम है प्रताप राय एंड सन्स।
प्रताप राय एंड सन्स मतलब बिजनेस का नाम है, तो ओनर का नाम क्या होगा? प्रताप राय। ये तो आप इतना ज्यूम करिए सर, नाम और कुछ भी हो सकता है, एबीसी लिमिटेड बिजनेस का नाम जरूरी नहीं है बंदे का नाम एबीसी हो, पर फिर भी जब कुछ ना कुछ नहीं था तो मैं क्या ज्यूम करूंगा कि सर ओनर का नाम प्रताप राय है। बहुत चीज होती है, तो क्वेश्चन को देखो पूरा ढंग से, क्वेश्चन को कहानी की तरह पढ़ो। अब सर यहाँ पे क्या करा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, तो सर जब कुछ नहीं लिखा है कि पर्सनल तरीके का है या क्या है, तो सर बिजनेस से पेमेंट हुआ, मैं मानूंगा बिजनेस का ही खर्चा है, इसमें कुछ अलग आपको नहीं करना। अब सर इसमें करना क्या है, मेरे को एक बात बताओ सब लोग, अगर पेमेंट हुई है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए? तन्वी एक चीज तो जो आपने करी थी, जहां आपने इंश्योरेंस अकाउंट लिख रखा है ना, उसको तन्वी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट लिखना, ठीक है? Yes, sir. इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, बाकी हमने एंट्री सही करी है। मानवी मेरे को फटाफट से बता, मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक पे करा है, तो क्या एंट्री बनेगी? सर आई गेस मैंने गलत लिख रखा है, मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट करा हुआ है। हाँ, करना किसको था? करना डेबिट इंश्योरेंस प्रीमियम करना था। इंश्योरेंस प्रीमियम को करना था, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक। एंट्री थोड़ी सी उल्टी कर दी ना? सर वो मैंने खुद से करा था, मैंने वो सोचा था कि अब तो आ गया, तो मैंने वो पर्चा फेंक दिया था। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अच्छी बात है, अगर खुद से करके हो रहा है ठीक है, ऐसे कुछ बहुत ज्यादा गलती नहीं करी है, इस क्वेश्चन में थी एक आधी होगी। अच्छी बात है, अगर पर्चा फेंक दिया बहुत बढ़िया बात है। रणवी तुम कैसे खुद से कर रहे हो या अभी रूल वगैरह देख के कर रहे हो? फिर खुद से कर खुद से कर रहे हो, चलो बहुत बढ़िया, अगर तुम लोग खुद से करने पे आ गए हो अभी से तो बहुत बढ़िया। अच्छा अब अप्रैल 12 में आ जाओ सर। अच्छा इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा होता है, ठीक है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं, इंश्योरेंस सर खर्चा है, खर्चा हो रहा है तो वो डेबिट होगा, बिल्कुल ठीक है। अब सर अगला आओ अप्रैल 12, ये क्या कह रहा है, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ, इसने तो बता भी दिया सर, प्रताप राय। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने प्रताप राय अकाउंट कैसे लिख दिया? अच्छा बल्कि तन्वी ने तो प्रताप राय अकाउंट नहीं लिखा, तन्वी आपने क्या लिखा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, इसमें तो तन्वी अब समझ में आ गया होगा एंट्री क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए है तन्वी? तन्वी ये बताइए, खर्चा बिजनेस का है या पर्सनल नेचर का है? सर पर्सनल का है। पर्सनल का है, तो तन्वी अगर खर्चा पर्सनल नेचर का है तो एंट्री क्या बननी चाहिए? सर ड्राइंग्स अकाउंट, बोलो बोलो, सही बोल रही है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, टू पेमेंट हुई है, यस सर, कैश अकाउंट, कैश नहीं, देखा लिखा है वो तन्वी, चेक। चेक अकाउंट, टू चेक नहीं होता तन्वी, बैंक चेक अकाउंट, बैंक अकाउंट होता है, चेक तो हम अपनी अकाउंटिंग बुक्स में कभी भी कब लाते हैं, जब हमारे को किसी ने चेक दिया है और हमने भी रख लिया, डिपॉजिट नहीं करा है, तो ना बैंक बैलेंस बढ़ा ना कैश में कुछ फर्क पड़ा, तो हम चेक को रख लेते हैं। चेक पर तो हम बिल्कुल रेयर केसेस में यूज करते हैं, जब चेक हमारे पास आया और हमारे पास रखा रह गया। पता है ना ये चीज? पता है ना ये चीज, इसमें डाउट तो नहीं है ना तन्वी चेक वाले पॉइंट में? यस सर, ठीक है, तो यहाँ एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, ठीक है। अच्छा मानवी आपने जो लिख रखा है, ये श्रीमान प्रताप राय, तो प्रताप राय आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा मेरे ख्याल से कि यही ओनर है मानवी? सर इस चीज पे ध्यान नहीं दिया होगा ना कि ओनर है। अब पता चला अगर ओनर है, सिंपल सी बात है, मतलब पर्सनल नेचर का खर्चा हुआ है, तो क्या एंट्री बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलो याद तो नहीं करनी पड़ रही है एंट्री, लॉजिकली समझ में आ रही है, ठीक है। चलो एक आ जाओ जरा अप्रैल 18। अब अप्रैल 18 में भैया गड़बड़ क्या करी गई है? मानवी तुमने तो अप्रैल 18 की एंट्री स्किप कर दी यस सर। है ना, तो एंट्री कैसे स्किप कर दी थी, तो क्वेश्चन में से जानबूझ के नहीं करती क्या, थक जाती है? सर ये मैंने दोबारा किया है, मैंने इसमें नरेशन लिखी थी ना दोबारा से, तो वो स्किप हो गया। स्किप हो गया, अच्छा चलो कोई नहीं, और तो इसी पे ध्यान दो, ऐसा कुछ फायदा नहीं होगा, आते हुए क्वेश्चन छूट ही जाएंगे अगर, ठीक है। अच्छा तन्वी, इस क्वेश्चन में भी गलती समझ में आ गई होगी, यस सर, क्या गलती मिली, किस चीज की गलती है? सर अमाउंट वाला, अमाउंट की गलती, अमाउंट क्या आएगी, अमाउंट क्या आएगी? सर हाँ करो करो, डिस्काउंट कैलकुलेट करो, अमाउंट बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन की मेरे को। मानवी एंट्री क्या बनेगी इस क्वेश्चन की? सर सर 12,000, 12,000 अमाउंट आएगी, बिल्कुल सही। मानवी एंट्री क्या बनेगी इसकी? व्हाट गुड्स फ्रॉम पवन, परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन्स अकाउंट। हाँ
बिल्कुल सही, चलो ठीक है, बढ़िया। ये तो बहुत बेसिक बेसिक एंट्री है, इसमें तो आराम से कॉन्फिडेंस है कि ये सब आ गई तुम्हारे को परचेज की एंट्री बनानी। बस कभी कभार जिस चीज़ में गलती कर सकते हो, डिस्काउंट के केस में गलती ये कर सकते हो कि सर पूरी अमाउंट लिख दी हमने गलती से, ठीक है, ये हल्की बहुत गलती तुम कर सकते हो। बाकी छोटी मोटी भी तुम्हारे को सब एंट्रीज आ गई, सब अच्छी एंट्री है तुम्हारे लिए सब। अच्छा, एक चीज जो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा इसके बाद बता दूं, ये अप्रैल 30 वाले ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। हल्का सा इसमें कभी का डाउट आ सकता है कि सर एक साथ में इन्होंने करा क्या, वेजेस दे दी 2000 की, सर एडवर्टीजमेंट का खर्चा दीजिए 2500 का, और सर सैलरी दे दी 9000 की। तो सर जब हम इस तरीके की कभी एंट्री आती है ना, एक ही जर्नल में एक ही बार वगैरह सारी चीजें कर दी, सर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप देखो कभी भी इस देखो, अगर आपको कभी ऐसा टर्म लिखा है सैलरीज एंड वेजेस, तो सर आप उसका एक अकाउंट बना सकते हो कि सर सैलरी एंड वेजेस अकाउंट, या सर वेजेस एंड सैलरी अकाउंट, मतलब इस तरीके से अकाउंट बना सकते हो। पर सर जब ये खर्चे हैं ही ऐसे अलग अलग, एक वेजेस जा रहा है, एक एडवर्टीजमेंट का खर्चा जा रहा है, सैलरी जा रहा है, दे रखा है अलग अलग, क्वेश्चन आपको खुद से देगा अगर मिक्स करके सैलरी एंड वेजेस पेड ऑफ ₹10,000, तो आपका सर अकाउंट सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट ही आएगा, क्योंकि आप बाइफरकेट उसमें नहीं कर सकते कि कितना पोर्शन सैलरी का है कितना वेजेस का है। मतलब मेरा कहने का क्या है सर, मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर आपको क्वेश्चन ने ऐसे कंबाइंड टर्म दी है क्या, कि सैलरी एंड वेजेस ऑफ ₹10,000 पेड, तो सर आप कभी भी अपने हिसाब से अपने मन के हिसाब से बांट नहीं सकते कि मैं सैलरी अकाउंट में डाल दूं या मैं वेजेस अकाउंट में डाल दूं। आपको अकाउंट सैलरी एंड वेजेस अकाउंट ही लेना पड़ेगा। लेकिन सर जब आपको क्वेश्चन अगर अमाउंट्स अलग अलग दे रहा है ना, कि वेजेस 2000 की दी है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा 2500 का है, सैलरी 9000 की है, सबको अलग अलग अकाउंट फॉर करना है। अब अलग अलग अकाउंट फॉर करने के दो तरीके हैं, कंपाउंड एंट्री पास कर लो या सिंगल एंट्री पास कर लो। सर कंपाउंड एंट्री का मतलब कि सर मैं एक ही एंट्री में तीनों चीजें डेबिट कर देता हूं, और अल्टीमेटली तीनों पे तो हो बैंक से ही रही है, तो सर वेजेस अकाउंट डेबिट हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया, और सर सैलरीज अकाउंट डेबिट हो गया। टू क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट, ठीक है। ये सर कितने से आ रहा है, 2, 2.5 और 9, 2, 2.5 और 9, कितना हो गया, 4, 13,500, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया सर, आप तीन एंट्री अलग अलग पास करो, मतलब वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे ही करके सर आप तीन अलग अलग एंट्री पास करो। जैसे ये 2000 की, इस तरीके से आप अपनी तीनों एंट्री पास करो। ये सब दो ऑप्शन है आपके पास, और इनको कभी भी एक अकाउंट में मत डालना। एक अकाउंट में सर आप तभी डालते हो जब आपको क्वेश्चन ने खुद से कंबाइन करके दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन आपको अलग अलग दे रहा है तो आपको अकाउंट अलग अलग ही क्रिएट करना है सर, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक चीज है, तुम लोग गलतियां नहीं कर रहे हो। तुम लोग ये तुम ये देखो तुम सही कितना कर रहे हो। तुम्हारे को 10 दिन हुए हैं अभी पड़े हुए, और 10 दिन भी पूरे नहीं हुए, 2 दिन छुट्टी के हो गए, 11 तारीख है आज, 10 दिन भी पूरे नहीं। अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई बच्चा 10 दिन में मैंने नहीं देखा 11th का यहाँ तक का कर ले, सर नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो पहले थ्योरी में अटक के रह जाता है, नहीं आ रहा होता इंसान को। तुम लोग जितना जिस तरीके से कर रहे हो पढ़ रहे हो, वो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है। कोई ऐसा बात नहीं है कि तुम्हें लग रहा है तुम कुछ गलत आंसर आ रहे हैं तो सब दिक्कत है, वो कोई दिक्कत नहीं है सर। इतने आंसर सही होने मुश्किल हो जाते हैं लोगों के, जितने तुम्हारे गलत हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही कर रहे हो काम। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं, क्या करना है सर। सर देखो दो ऑप्शन है, या तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस थोड़ा सा एक आध अपने सामने करवा दूं, जैसे मैंने ये दो क्वेश्चन कल तन्वी को दिए थे करने के लिए, है ना तन्वी। Yes, sir. मैंने कल तन्वी को दो क्वेश्चन और भेज दिए थे करने के लिए, एक तो ये भेज दिया था, एक ये भेज दिया था, ये दो क्वेश्चन भेजे थे। लेकिन तन्वी तूने इन सभी क्वेश्चंस में भैया दिक्कत करी है कल, पता है परसों वाले होमवर्क तूने बिल्कुल सही तरीके से करा था, एक भी गलती नहीं थी डिस्काउंटिंग एंट्री में, सब बढ़िया तरीके से तूने पास करी है। एक कल के इन दोनों क्वेश्चन तूने सभी क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग एंट्री में दिक्कत कर दी। और मैं चलो थोड़ा सा समझा भी देता हूँ, एक क्वेश्चन मुझे करवाना है, ये गुरमान ट्रेडर्स वाला क्वेश्चन मैं ही कराता हूँ एक बार, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार मेरे साथ बैठ के फटाफट से सब चीज समझो, जो ऊपर ऊपर की एंट्री है इसे तो हम ऐसे ही निकाल देंगे, आ जाओ भी। आप सर ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, ठीक है, और इसके बाद मैं इसके आगे के आपको आपके खुद करने के लिए दूंगा। अब सर ये क्वेश्चन क्या है, इसको मेरे साथ थोड़ा ध्यान से समझना। सर सबसे पहला अपना अपनी आराम से अपनी एंट्री शुरू करते हैं फर्स्ट में से। सर फर्स्ट में से भी क्वेश्चन कह क्या रहा है सर, इस क्वेश्चन में बोला सबसे पहली चीज, पेड कैश टू मायरा अगेंस्ट ड्यूज, मतलब कुछ पुराने उस पर मेरे रुपए होंगे, मतलब मुझे उसको कुछ पुराने रुपए देने बनते थे, तो मैंने उसे दिए। कितने दिए, 9,750 रुपए पे कर दिए, और उससे कैश डिस्काउंट रिसीव करा 250 रुपए का। तो सर पहले तो मेरे को बताओ मुझे उसको रुपए देने बनते कितने थे। सर 9,500, 9,700 या 10,000, 10K। बताओ तनवी। Sir, 9,500. 9,500 बनते थे, अच्छा। तनवी आपने जो भी क्वेश्चन कराया अगर उस क्वेश्चन को देखना, आपने तो क्वेश्चन सॉल्व करना। ये बात बताओ मेरे को तनवी, अगर 9,500 बनते थे तो हमने उसे 9,750 पे क्यों कर दिए। मैंने उस दिन बताई थी ये कोई कैशबैक वाला हिसाब थोड़ी है कि आप पहले उसे 9,750 दो फिर आपको 250 वापस करेगा, नहीं है ना। अगर लिखा है पेड तो इसका मतलब पे उतने ही करे हैं, उसके अलावा
क्यों 9,750 जो पे करे उसके अलावा 250 का मुझे डिस्काउंट मिल गया, तो मेरे पे करना कितना बनता था तन्वी? Sir, 10,000. 10,000। पक्का समझ में आया? Yes. Sir. पक्का कोई डाउट है बेबी तो पूछ। No, sir. 10,000 अपने को पे करने बनते थे। तो सर इसकी हमने एंट्री कैसे बनाई, इसके फटाफट से मेरे को बता दो, ऐसे बोल के बता दो, ये तो तुम बता दोगे। सर दोनों एंट्री ना कोशिश करो, सुनो शुरुआत में ना अभी कोई कंपाउंड एंट्री बनने के पीछे मत भागना, दोनों अलग अलग चीजें हैं सर, दोनों एंट्री अलग अलग हो सकती है। मुझे पहले इसकी एंट्री बता दो। मायरा अकाउंट डेबिट फिर कैश रिसीव अकाउंट और फिर बाद में कैश टू नहीं उसके बाद रिसीव्ड डिस्काउंट रिसीव्ड टू कैश अकाउंट और फिर उसमें हम वो लिख देंगे साइड में। नहीं एक सेकंड, मुझे दोबारा से बताओ, दोबारा से बताओ पहली एंट्री, बस मुझे खाली पहली वाली बताओ, ये वाली यहाँ। क्या डिस्काउंट वाली नहीं, नहीं डिस्काउंट वाली नहीं, पेड कैश टू मायरा, खाली ये बताओ। मायरा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मायरा डेबिट टू कैश, ठीक है। चलो दूसरी वाली बताओ, और इसकी अमाउंट यहाँ पे अमाउंट कितनी आओगे, पहले तो मुझे बताओ अमाउंट कितनी आएगी। 10,000 नहीं उसको हमने जितने दिए हैं 9750। यस यस। चलो ठीक है। अब इसी की जो दूसरी सब पार्ट वाली एंट्री है रिसीव कैश डिस्काउंट, इसकी एंट्री क्या आएगी? डिस्काउंट रिसीव करा है। सर डायरेक्ट वाली आती है, वो वाली मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। डायरेक्ट वाली से क्या होगी बताओ? सर कैश रिसीव टू कैश अकाउंट हम बाद में लिखेंगे और उससे पहले हम लिखेंगे डिस्काउंट वाला, डिस्काउंट रिसीव्ड जितना ठीक हमने, है। और फिर हम टोटल लिख देंगे कैश अकाउंट के सामने। कैश अकाउंट के सामने टोटल लिखेंगे, मतलब मेरे को लिख के बताओ, चलो एंट्री फटाफट लिख के बताओ, लिख के बताओ, लिख के बताओ। सर इस तरीके के केस में ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको 10,000 रुपये देने बनते हैं, तो सर आपकी वो जो पार्टी है, अब वो आपकी अभी असेट थी, आपकी लाइबिलिटी थी अभी तक, मुझे पहले ये बता दो। आपकी लाइबिलिटी थी अभी तक, क्योंकि अब आपने उस रुपये दिए हैं, क्लियर करा है पैसा, तो सर आपकी लाइबिलिटी थी, वो ड्यूज थे उस पे। अब सर आपको अपनी लाइबिलिटी जो है पूरी 10,000 रुपये से खत्म करनी है। कैसे, क्यों खत्म करनी है सर? क्योंकि सर 9,750 का हमसे कैश दे रहे हैं और 250 रुपये का उसने हमारे को डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो सर खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसके अकाउंट को, मायरा के अकाउंट को क्या करूंगा खत्म करने के लिए? क्रेडिट Debit. क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे? Debit. मायरा मेरी लाइबिलिटी थी, उसको मुझे पेमेंट करने थे। लाइबिलिटी थी ना या एसेट थी, मुझे बताओ फटाफट। Liability. लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी को अगर मुझे खत्म करना है तो क्या करूंगा, डेबिट या क्रेडिट? Debit. डेबिट ही करेंगे, इससे डिक्रीज हो रहा है ना। डेबिट करेंगे, बिल्कुल होगा। तो डेबिट किस अमाउंट से करोगे? टोटल आपको 10,000 से डेबिट करना है ना उसको, मतलब इन टोटल, मैं ये नहीं कह रहा एक एंट्री में 10,000 से करो, जरूरी है नहीं, इन टोटल वो अकाउंट 10,000 रुपये से डेबिट होना चाहिए। बता मेरे को क्या एंट्री लिखी है मानवी, पढ़ के बता। सर मायरा अकाउंट डेबिट वो प्राइस लिखा है 9,750, अच्छा, उसके नीचे लिखा है डिस्काउंट रिसीव डेबिट डिस्काउंट रिसीव डेबिट। टू कैश अकाउंट। हाँ मेरे को एक बात बता, क्या बोलते हैं मानवी, डिस्काउंट रिसीव का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट क्यों मिला होगा, मैंने उसको कोई चीज खरीदी थी, खरीदी थी। खरीदी थी तो डिस्काउंट मिल गया। अब मुझे बता था, खरीदी थी तो खरीदने में मेरा खर्चा हुआ था, यस सर। जब खर्चा होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। जब खर्चा होता है तो खर्चा क्या होता है? सर एक सेकेंड, हाँ देख फटाफट, परचेज मेरा खर्चा है, परचेज क्या होता है? सर परचेज हुआ है तो इंक्रीज हुआ ना, आपको एक्सपेंस तो डेबिट ही तो होगा। एक्सपेंस डेबिट होगा, लेकिन मुझे एक्सपेंस पे डिस्काउंट मिल गया, तो अब एक्सपेंस कम होगा। क्रेडिट, अच्छा अच्छा, डिस्काउंट रिसीव क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। उसे ठीक करो। तो सर फिर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, जैसे कि हम इन्हें साथ में लिखेंगे तो फिर इसकी इक्वल कैसे करेंगे यहाँ पे? कैसे करेंगे, आपने क्या लिखा है, 9,750 मायरा अकाउंट करा है डेबिट, 2 में लिखा है डिस्काउंट रिसीव 250 रुपीज, और 2 में लिखा है कैश कितना, 10,000। 10,000, कैश 10,000 रुपीज गया है। सर मतलब वो इसके इक्वल हो गया ना, इतना पे करना था, इतना डिस्काउंट मिल गया और इतना हमने मतलब कर दिया। कैश तो देखो हमेशा उतना ही आएगा ना जितना कैश पे हुआ है, बिजनेस से कैश कितना पे हुआ है, बिजनेस से कैश कितना पे हुआ है 9,750, तो कैश तो 9,750 आना चाहिए। देखो आपने एंट्री क्या बनाई है, मायरा अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। सर कैश तो हमेशा 9,750 ही जाएगा, यस सर। और डिस्काउंट कितने का मिला, डिस्काउंट 250 को मिला, सिंपल, इसमें इतना ज्यादा सोचने की क्या बात है। अब सर उसको देने कितने बनते थे, 10,000 ही उसको देने बनते थे, और मुझे उसको खत्म करने के लिए उसका अकाउंट भी 10,000 से डेबिट करना था, तो सर ये रहा, हो गया।
इतना क्या सोचना डिस्काउंटिंग की एंट्री में। और सर अगर आप इसकी दो अलग अलग एंट्री पास करोगे तो कैसे करते। सर ये जो पहला स्टेप है, सर पहले स्टेप के लिए तो मैं एंट्री पास करता क्या, मायरा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो मायरा 9,750 रुपए से तो यहाँ कम हो गई। अब सर आप बोलोगे सर ये तो 9,750 से कम हुई है सर, लेकिन इसको देने तो बनते थे 10,000, तो 250 रुपए के अभी भी देने बाकी हैं। सर नहीं, क्यों नहीं है देने बाकी, क्योंकि सर 250 रुपए का तो मुझे क्या मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड मिल गया ना सर। तो डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, 250 रुपए। सर अगर दो अलग अलग एंट्री पास होती तो ऐसे हो जाती, सिंपल। तन्वी अपनी सेकेंड एंट्री में गलती दिखाई दी, यस दिख गई ना, कैश अकाउंट के काट के कैश कर दिए। काट के कैश करे। कैश अकाउंट डेबिट क्यों होता है, कैश अकाउंट डेबिट होता है, लॉजिकली सोचो, जब कैश आता है, इस पूरे तो पार्ट में कहीं कैश आया ही नहीं मेरे को, कैश गया और डिस्काउंट मिला है, तो कैश अकाउंट तो गलती से भी डेबिट नहीं हो सकता मेरा। ठीक है, कोई नहीं, ध्यान रखो इस चीज पे। बाहर आंधी आ रही है, मेरा शेयर उड़ने वाला है। चलो अगले पे आओ। सर मे 3, ये क्या कह रहा है सर, सोल्ड गुड्स टू हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट। सर नॉर्मल सेल्स की एंट्री है, मुझे बता दो क्या होनी चाहिए सेल्स की एंट्री फटाफट से। सर सेल्स करिए किसको, हेमंत को, सोल्ड गुड्स टू हेमंत जिसका लिस्ट प्राइस 20,000 रुपए था, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, क्या होनी चाहिए फटाफट, दोनों में से कोई भी बताओ मेरे को सेल्स की एंट्री। अकाउंट डेबिट टू ये जो भी है हेमंत अकाउंट। मानवी बार दोबारा से सोच, क्या बोला तूने भी अभी, ये बात दोबारा से रिपीट कर अपनी एंट्री। अब ये बेसिक वाली गलती नहीं चलेगी, बहुत बेसिक मिस्टेक है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। एंट्री बोलने से पहले एक बार बताओ फटाफट से सोचा करो कि सर क्या ये अकाउंट डेबिट होता है, क्या ये अकाउंट क्रेडिट होता है। सर हेमंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हाँ हमारी इनकम बढ़ी है। हाँ, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट नहीं होगा, ध्यान रखो। एंट्री ऐसे ही नहीं बोलनी है हमारे को, हमेशा हमारे पास रीजन होना चाहिए बोलने का। अच्छा चलो अमाउंट भी बता दे मेरे को, अमाउंट क्या आएगी फटाफट, अमाउंट का ही तो मेन खेल है भाई आगे के क्वेश्चंस में, बता मेरे को फटाफट अमाउंट क्या आएगी। अमाउंट हम्म, 1000 सर अमाउंट होगी जो हम एक सेकंड 18,000। तन्वी अमाउंट क्या होगी, 18,000 18,000। गलती मिल गई, यस इससे गलती मिल गई है ना। तन्वी थोड़ा सा मुझे बता, तूने इस वाले में कोई दिक्कत करी है, इन दो क्वेश्चन जो मैंने तेरे को बाद में नहीं दिए हैं, पहले वाले तूने बिल्कुल सही करे, तूने 2,000 अमाउंट लिख रखी है, वो नहीं आएगी, 18,000 अमाउंट आएगी, ठीक है। तो सर ये हमारे को पता चल गया क्या, हेमंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर अब आ जाओ जरा मेरे को यहाँ पे फटाफट मे 7 की एंट्री, जो क्या है सोल्ड गुड्स इन कैश। सर इसकी तो बहुत सिंपल एंट्री हो जाएगी, बता दो मेरे को क्या होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स सेल्स अकाउंट। अच्छा अगले आ जाओ सर, अगली एंट्री गुड्स रिटर्न बाय हेमंत ऑफ हिज लिस्ट प्राइस 2,000। सर थोड़ा सा ध्यान दे देना, क्या होना चाहिए सर एंट्री, पहले तो खाली एंट्री बता दो, अभी अमाउंट छोड़ो जरा, एंट्री बताओ गुड्स रिटर्न बाय हेमंत की क्या एंट्री बनेगी। रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट टू हेमंत अकाउंट जो हेमंत अकाउंट, पक्का एंट्री तो यही बनेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है अभी भी किसी को, नो सर। पक्का नहीं है। अब मेरे को ये बताओ अमाउंट क्या आएगी उसमें। सर 18,000। 18,000, नया सामान तो 2,000 का वापस करा है, सर 20 वो नहीं। लिस्ट प्राइस से वापस किया ना, तो लिस्ट प्राइस तो हमारी 20,000 थी। नहीं नहीं नहीं, मेरे को याद होता है ये किसने बोला कि मान लो किसी ने आपसे 2,000 रुपए के 10 सामान खरीदे, तो सर उनकी टोटल लिस्ट प्राइस कितना था, 20,000, लेकिन आपने उसे कितने के डिस्काउंट में दिया था, भैया उस बंदे ने आपसे 10 आइटम्स लिए जिनका लिस्ट प्राइस था 2,000 रुपए पर पीस, तो उसने आपसे टोटल 20,000 रुपए की लिस्ट प्राइस का सामान लिया, क्या है ये लिस्ट प्राइस, ठीक है सर, 2,000 रुपए की लिस्ट प्राइस का सामान लिया। तो ऐसे ही मेरे को यहां बताओ, उसने उसमें से एक आइटम वापस कर दिया जिसका लिस्ट प्राइस 2,000 था, तो सर मैं अपनी सेल रिटर्न की एंट्री लिस्ट प्राइस पे ही दिखाऊंगा, खरीदा तो मैंने लिस्ट प्राइस पे नहीं था, खरीदने की एंट्री मैंने कितने पे दिखाई, लिस्ट प्राइस पे दिखाई थी। सर डिस्काउंट मिलने के बाद हमारी लिस्ट प्राइस चेंज हो जाती है।
नहीं, लिस्ट प्राइस कभी लिस्ट प्राइस तो मार्केट प्राइस है ना, हमारा परचेज प्राइस चेंज होता है ना डिस्काउंट मिलने के बाद। तो पर सर यहाँ पे तो लिस्ट प्राइस मेंशन है ना, तो लिस्ट प्राइस तो वही थी 20,000। नहीं नहीं, आप अभी भी नहीं समझे। उसने करा क्या है, 2000 की लिस्ट प्राइस का आइटम, मतलब सर मैंने आपको क्या बोला कि उसने जरूरी नहीं है ना कोई एक ही आइटम खरीदा हो 20,000 रुपए का। इस 20,000 रुपए की एमआरपी में, इस 20,000 रुपए की लिस्ट प्राइस में मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं ना, जिनकी टोटल लिस्ट प्राइस मिलके 20,000 आ रही हो, जिनकी टोटल लिस्ट प्राइस मिलके 20,000 आ रही हो, ऐसा हो सकता है ना। अब सर मैंने इसको हर एक लिस्ट प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब सर इस मान लो मेरा बैट बेचने का काम है, तो सर इसने मेरे से 10 बैट लिए थे जिनकी एमआरपी थी 2,000 रुपए पर पीस, तो इसका मतलब टोटल 20,000 के मैंने उसे बैट दिए, और मैंने उसे डिस्काउंट कितना दिया सर, 10%। मतलब मैंने उसे 2,000 का डिस्काउंट दिया था सर, और मैंने उसे सामान भी दिया था 18,000 रुपए का। अब सर इस सामान में से उसने करा क्या, मुझे उसने एक बैट वापस ला के दिया। प्रैक्टिकल एग्जांपल से ही समझो, आप लोग कंफ्यूज ही मत हो। सर उसने एक बैट मुझे करा रिटर्न। एक बैट की एमआरपी क्या थी, लिस्ट प्राइस क्या थी, 2000। 2,000। तो सर मुझे एक बात बताओ, उसने ना मेरे को 2,000 रुपए की लिस्ट प्राइस का सामान वापस करा, 2,000 रुपए की लिस्ट प्राइस का सामान उसने मेरे को वापस कराया सर। अब अगर मैं रिटर्न की एंट्री बनाऊंगा तो सर 2,000 रुपए से उसका रिटर्न दिखाऊंगा या डिस्काउंट करके दिखाऊंगा। सर इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली ये चीज समझो कि मान लो उसने उधार पे लिया ही नहीं था सर, उसने आपको 18,000 रुपए पे कर दिए। अब आज वो आपको एक बैट वापस करने आया, कितना, जिसका लिस्ट प्राइस 2,000 रुपए था, वो आपको वापस करने आया और उसने बोला ये लो सर एक बैट और मुझे रुपए दे दो। सर आप उसे 2,000 रुपए दे दोगे क्योंकि एक बैट की एमआरपी 2,000 रुपए थी, या फिर वो एक बैट आपने उसे दिया कितने का था उतने रुपए वापस करोगे, वापस करेंगे। जितने का दिया था उतने रुपए वापस करोगे ना। हम्म, आपने उसको आइटम 10,000 का दिया था, लेकिन वो 10,000 का आइटम आपने सर उसे 5,000 में दे दिया, अब वो आपको वापस करने आया, तो आप उसको 5,000 रुपए वापस दोगे, 10,000 रुपए वापस दोगे, सर कितने रुपए वापस दोगे, यस सर। कितने रुपए वापस दोगे। किसी को आपने 10,000 का सामान दिया था 5,000 रुपए में, अब वो आपको वापस करने आया सामान, आप उसको 10,000 रुपए वापस दोगे, 5,000 रुपए, 8,000 रुपये वापस करेंगे। 5,000 रुपए वापस करेंगे। ठीक है, पक्का, यस सर। इसमें तो पक्का किसी को भी कोई डाउट नहीं है। नो सर। हाँ, तो सर यहाँ मेरे को बताओ रिटर्न की एंट्री क्या बनेगी, रिटर्न की एंट्री जो आपकी बनी उसमें अमाउंट क्या आएगी सर, सर 1800 1800। 1800। ठीक है तन्वी, जो आपने रिटर्न 2,000 रुपए से दिखा रखी है उसे कितने से दिखाओगे, 1800 1800 से दिखाओगे। ठीक है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेमंत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मुझे एक बात बताओ, हेमंत को मैंने अभी तक सामान कितने का सेल करा था, तनवीर मानवी, हेमंत को मैंने अभी तक सामान कितने का सेल कर दिया था। यहाँ पे हेमंत के साथ की दो एंट्रीज है सर, एक तो ये और एक ये। यहाँ मैंने इसको सेल कितने का करा था, इस एंट्री में कितने रुपए का सामान सेल करा था हेमंत को, तो 18,000 सर अभी कितनी देर और क्लासेस चलेंगे? आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू हो रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, तन्वी कुछ आवाज दिक्कत कर रही है क्या मेरी। सर लाइट चली गई ना यहाँ पे, बार बारिश अच्छा हो रही है। ओके ओके, बस मैं ये वाला तुम्हारे क्वेश्चन करा के खत्म करूँ, फिर मैं तुम्हारे को क्वेश्चन दे दूंगा उसके बाद करने के लिए। सर ये आ गया समझ, बाकी का खुद कर लेंगे। पक्का यस सर। कर लेगी। यस सर। सर बारिश हो रही बारिश हो रही है, इसको मानवी को पहले नहाने जाना है है। बारिश सर में। बंद हो जाएगी बारिश। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये तू कल कर ली। ठीक है मैं अच्छा सुन, अब मेरी बात तो सुन ले फिर, पक्का लेकिन मुझे कल करके क्वेश्चन भेज देगी। ठीक है मैं तेरे को, अब मैं देखो फिर थोड़ा सा अलग भेजूंगा, तन्वी और मानवी तुम दोनों को क्वेश्चन अलग अलग भेजूंगा, क्योंकि तन्वी ने वाला क्वेश्चन कर रखा है। ठीक है ना, मानवी तेरे को अलग क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन नहीं दूंगा, तन्वी तुम्हारे को अलग क्वेश्चन भेज दूंगा। ठीक है यस सर। चलो ठीक है, फिर कल मिलेंगे तुम लोगों से। ओके समझ में आ गया ढंग से ये वाला, यस सर। चलो ठीक है।